हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने बदलता जीवन भाग 1 चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से परिवर्तन हो रहे थे, चाहे वह परिवार संस्था को लेकर हो या इसके अलावा हमने देखा था समाज कल्याण के बारे में कि समाज कल्याण जो है वह किस तरह से आगे बढ़ा और किस तरह से अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी उनका अधिकार मिला। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही साथ किस तरह से हमने देखा कि किडनी ट्रांसप्लांट उसकी सुविधा होने के कारण भारत में उपचार की शल्य क्रिया की में भारत जो है वह आगे बढ़ा। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रक्रिया द्वारा निसंतान को संतान बनाने की भी प्रक्रिया भारत में प्रारंभ की गई। तो भारत में पहले से ही परिवार व्यवस्था में संतान का होना महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, कई सारे लोगों की आपने ऐसे कहानियाँ सुनी होंगी, उनके बारे में सुने होंगे, आपके भी जान पहचान में हो सकता है हो कि अगर बच्चा ना हो तो उसे कई सारे नामों से जो है समाज में बुलाया जाता है। तो ये परिवार में संतान का होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और संतान की इच्छा रखने वाली पति पत्नी को संतानहीनता की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी इस तकनीक का सहारा उपलब्ध हो गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पति पत्नी जो संतानहीन हैं उनके लिए कौन सी तकनीकी का सहारा उपलब्ध हुआ। तो संतानहीन पति पत्नी के लिए 1978 से टेस्ट ट्यूब बेबी इस तकनीकी का सहारा उपलब्ध हो गया। कोलकाता में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग सफल रहा। अब ये रिक्त स्थान के लिए हमारा प्रश्न बनता है कि खाली स्थान में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग सफल रहा। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कोलकाता। खाली स्थान की देखरेख में टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग सफल रहा। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। इसके अलावा एक प्रश्न बन सकता है एक वाक्य के लिए कि किसकी देखरेख में टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग सफल रहा। तो उत्तर स्वरूप हमें यहाँ पर मिलता है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। कृत्रिम स्वरूप से अर्थात जो प्राकृतिक स्वरूप से न होकर कृत्रिम स्वरूप से गर्भधारण तकनीकी का यह प्रथम प्रयोग रहा, जो कि सफल भी रहा और इस तकनीक के माध्यम से दुर्गा नामक की बच्ची का जन्म हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी द्वारा किस बच्ची का जन्म हुआ। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रयोग द्वारा तकनीकी द्वारा दुर्गा नामक बच्ची का जन्म हुआ, अर्थात जिस बच्ची का जन्म हुआ उसका नाम दुर्गा रखा गया। और इस कारण संतान की इच्छा रखने वाले जो भी अभिभावक हैं, जिन्हें किसी भी कारणवश संतान नहीं होता है, तो वो लोग जो है इस तरह की तकनीकी का सहारा ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि अभी एक मूवी आई थी गुड न्यूज़, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा। उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया को एकदम स्पष्ट स्वरूप में बताने का प्रयास किया गया है और इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से निसंतान जिसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है वह भी किस तरह से संतान प्राप्त कर सकता है, तो उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे टीकाकरण। तो वर्ष 1978 से पूर्व भारत में प्रतिवर्ष पैदा होने वाले 10 बच्चों में से 6 बच्चे जन्म के बाद पहले ही
वर्ष के प्राणघाती बीमारियों की चपेट में आ जाते थे। अर्थात प्राणघाती अर्थात जो उनके प्राणों को क्षति पहुंचाते थे, ऐसे बीमारियों के चपेट में आ जाते थे, जैसे कि पोलियो, खसरा, धनुर्वात, क्षय, गलकंड, कुकुर खांसी और जैसे रोगों का उन्मूलन करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि किन रोगों का उन्मूलन करने के लिए, उन्मूलन अर्थात होता है नष्ट करना, पूरी तरह से नष्ट करना, खत्म करना। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि किन रोगों के उन्मूलन करने के लिए टीका कार्यक्रम चलाया गया। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है पोलियो, खसरा, धनुर्वात, क्षय, गलकंड और कुकुर खांसी जैसे रोगों का उन्मूलन करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। और वर्ष 1995 में पल्स पोलियो, आज भी आप यह अभियान देखते हो, जिसकी शुरुआत 1995 में हुआ। तो 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया है और परिणामतः पोलियो की रोकथाम की जा सकी। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पल्स पोलियो टीकाकरण की शुरुआत कब हुई। तो वर्ष 1995 में हुई। और जब इस टीकाकरण की शुरुआत हुई तो लोग इतने डरे होते थे कि कोई भी इस पल्स पोलियो का जो डोज आते थे वह कोई पिलाता ही नहीं था। और आज जो है इतनी जनजागृति हो गई है कि लोग जो है अगर जान जाते हैं तो वह अपने बच्चों का टीकाकरण करवाते हैं और उन्हें जो डोसेस होते हैं वह भी ज़रूर देते हैं, अनिवार्य स्वरूप में देते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं लोगों के विचारों में भी सुधार आया। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे शहरीकरण। शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों से जन बस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि शहरीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जन बस्तियों के केंद्रित होने की, अर्थात जहाँ पर जनबस्तियाँ इकट्ठा होती हैं तो उनके केंद्रित होने की प्रक्रिया को ही शहरीकरण कहते हैं। अब ये रिक्त स्थान के लिए भी पूछा जा सकता है हमें, जैसे शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जनबस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है शहरीकरण, शहरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण का महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि नगरीकरण का महत्वपूर्ण घटक या महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या का बढ़ना। जब जनसंख्या बढ़ती है तो वही जो है जनसंख्या बढ़ने के कारण ही नगरीकरण का निर्माण होता है। इसीलिए नगरीकरण का महत्वपूर्ण कारण जो है वह जनसंख्या को कहा गया है। हवा, पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक आर्थिक एवं सामाजिक संस्था आदि घटकों का नगरीकरण पर परिणाम होता है। तो नगरीकरण पर किन घटकों का परिणाम होता है? नगरीकरण पर हवा, पानी, समूह जीवन के लिए आवश्यक जो भी आर्थिक एवं सामाजिक संस्था जैसे घटक है, उन सभी घटकों का यहाँ पर नगरीकरण पर परिणाम होता है। सभी जो है नगरीकरण को प्रभावित करते हैं। स्वातंत्रोत्तर अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत में मृत्यु दर का घटना, अर्थात भारत में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में मृत्यु दर में कमी आई है। इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पे लोगों को उपचार, अर्थात वह जो है औद्योगिकरण के साथ साथ यहाँ पर दवाओं का भी विकास हुआ है। तो औद्योगिकीकरण ग्रामीण भाग
में रोजगारों की अनुपलब्धता, शहरों में रोजगार अवसर एवं व्यापार, स्थानांतरण नगरीय जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। तो ये सभी कारणों के कारण नगरीकरण में जो नगरीय जनसंख्या, जो नगर की जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है, पहला मृत्यु दर का घटना, दूसरा औद्योगिकीकरण, उसके बाद शहरी भाग में रोजगारों की अनुपलब्धता, इसके बाद शहरों में रोजगार अवसर एवं व्यापार, स्थानांतरण नगरीय जनसंख्या वृद्धि के, ये जो है प्रमुख कारण हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है शहरीकरण, नगरीकरण को बढ़ावा देते हैं। शहरों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना हो तो छोटे छोटे गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर जो शहरों पर दबाव पड़ रहा है, अर्थात वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो रही है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो गांव हैं वहाँ पर रोजगार की उपलब्धता करवानी होगी। आर्थिक विकास का संतुलन साधना, अर्थात आर्थिक विकास को भी संतुलित करना होगा। और इस तरह से जब वहाँ पर छोटे छोटे गाँव में रोजगार उपलब्ध होंगे तो वहाँ पर आर्थिक विकास होगा। तो अर्थात आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महानगरों की होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना और ग्रामीण तथा नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने जैसे उपाय करने होंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि किन उपायों द्वारा नगरीकरण की जनसंख्या में कमी लाई जा सकती है। तो सबसे पहले कि शहरों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना हो तो छोटे छोटे गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना होगा। सेकंड पॉइंट है कि आर्थिक विकास का संतुलन साधना होगा। तीसरा पॉइंट है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा। और चौथा पॉइंट है महानगरों की होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करना होगा। पांचवा पॉइंट है ग्रामीण तथा नगरीय भागों में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवानी होंगी। तो इस प्रकार से जो है शहरीकरण में कमी लाई जा सकती है, अर्थात जो शहरीकरण में दबाव पड़ रहा है उसे कम किया जा सकता है। अब हम देखेंगे ग्रामीण भाग। तो जैसे कि आप जानते हैं, स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोई जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं। अब यहाँ पर एक हमारा प्रश्न बनता है कि गांव किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखिए, जैसे शहर किसे कहते हैं, तो जब शहर अथवा नगरीय क्षेत्रों में जन बस्तियों के केंद्रित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण या शहरीकरण कहते हैं, उसी प्रकार से स्वतंत्र या सामूहिक रूप से जिस पर एक का अधिकार हो, स्वतंत्र स्वरूप हो, या कभी कभार वह सामूहिक स्वरूप में होता है, तो स्वतंत्र या सामूहिक रूप से बोई जाने वाली भूमि, जहाँ पर बुवाई का काम किया जाता है, तो बोई जाने वाली भूमि के पास रहने वाले किसानों की बस्ती को गांव कहते हैं। कृषि को खोज किए जाने पर, जब कृषि की खोज हुई तो कृषि की खोज किए जाने पर गांव अस्तित्व में आए। तो गांव अस्तित्व में किस प्रकार आए या गांव अस्तित्व में कब आए, तो कृषि की खोज करने के कारण गांव अस्तित्व में आए, अर्थात उनके विषय में जानकारी हुई। खालिस्तान की खोज के कारण गांव अस्तित्व में आए। कृषि
भारत की देहात पद्धति विरल जनबस्ती की पद्धति है। तो भारत की देहात पद्धति किस तरह की पद्धति है? विरल जनबस्ती। विरल अर्थात कम। अब देखते हो कि मुंबई में लोग बड़े भले ही छोटी सी जगह में रह लेते हैं, किंतु गांव में नहीं रहते। उसके पीछे प्रमुख कारण है कि वहाँ पर रोजगार की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण लोग जो है अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अपनी कर्म भूमि की ओर आगे बढ़ते हैं, अर्थात कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर गाँवों में जो देहात है वहाँ पे जनबस्ती, लोगों के बस्ती जो है वो बहुत ही विरल है। आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारतीय देहातों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि आसपास फैली हुई खेती की भूमि और बीच में बसे हुए घरों की घनी बस्तियां, घनी भूमि, बसे हुए घरों की घनी बस्ती भारतीय देहातों की यह जो है एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा ग्रामीण समुदाय बड़ा भी रहा तब भी नगरीय समुदाय की तुलना में वह काफ़ी छोटा गुट होता है और गांव से जो छोटा जो है गुट बस्ती है। अब गांव से छोटा क्या है? गांव से छोटा गुट बस्ती है, अर्थात जहां पर लोग जो है एक छोटे छोटे समूहों में रहते हैं उसे कहा जाता है गुट बस्ती, जब छोटे छोटे स्वरूप में लोग रहते हैं। संपूर्ण भारत की ग्राम रचना एक जैसी नहीं है। अब ये सत्य असत्य के लिए आ सकता है कि संपूर्ण भारत की ग्राम संरचना एक जैसी है। क्या ये कारण सही है? ये क्या है? हमारा असत्य है। एक जैसी बिल्कुल नहीं है। यह जो है संपूर्ण भारत की ग्राम रचना जो है वह भिन्न भिन्न होती है, यह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय विशेषता के अनुसार उनमें अंतर दिखाई देता है, वह जो है भिन्न भिन्न स्वरूप के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि ग्रामीण यहाँ पर अंतर क्यों दिखाई देता है, किसके अनुसार अंतर दिखाई देता है? तो प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय विशेषता के अनुसार इसमें अंतर दिखाई देता है, अर्थात ग्रामीण संरचना में अंतर दिखाई देता है। तो प्रश्न बनता है कि ग्रामीण संरचना में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रामीण संरचना में अंतर का प्रमुख कारण है प्रांतीय स्वरूप और स्थलीय विशेषता के अनुसार उसमें अंतर का होना, यह जो है एक प्रमुख कारण है। अब हम इसके बाद देखेंगे स्वातंत्रोत्तर कालखंड की। स्वतंत्रता के बाद के कालखंड के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि उस समय लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हुए और किसका प्रभाव अधिक रहा। तो ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना आरंभ की गई। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सामूहिक विकास योजना का आरंभ क्यों हुआ? तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना प्रारंभ की गई और उसमें उसके माध्यम से कृषि तकनीकी को बदलना, कृषि की जो तकनीकी थी, पुरानी तकनीकी थी, उसमें बदलाव लाना, जल सिंचाई को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि सुधार
कानून मंजूर करना जैसी योजनाएं बनाई गई। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कृषि तकनीकी में बदलाव लाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि कृषि तकनीकी में बदलाव लाने के लिए जल सिंचाई को बढ़ावा दिया गया, शिक्षा का प्रसार किया गया, भूमि सुधार कानून मंजूर किए गए और इस प्रकार से कृषि जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था और ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। तो आर्थिक विकास को वरीयता अर्थात प्रमुखता, वरीयता का अर्थ क्या होता है? प्रमुखता। तो ग्रामीण विकास, ग्रामीण भाग जो है वहाँ पर जब आर्थिक विकास को वरीयता दिया जाएगा अर्थात प्रमुखता दी जाएगी, तब जाकर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना संभव होगा। इसलिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया और इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य आरंभ किए, विविध प्रकार के कार्यों का आरंभ किया ताकि गांव का जो है ग्रामीण विकास किया जा सके। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत जो थे उनके माध्यम से यह कार्य करना संभव हुआ। ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों, जनजातियों के लोगों को समाहित करने की शुरुआत की गई। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ग्राम पंचायत की संरचना में किन किन लोगों का समावेश था। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों, जनजातियों के लोगों का समावेश की शुरुआत की गई। इसके लिए ग्राम पंचायतों, अब यहाँ पर इसी के साथ ही साथ ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति और जिला परिषदों के अधिकार को बढ़ावा मिल गए। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि किन लोगों के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लोग जो थे उनके अधिकारों में बढ़ावा दिया गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भारत के स्वतंत्रतोत्तर कालखंड के बारे में जानकारी लिखिए। जब स्वतंत्रोत्तर कालखंड के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये पूरा यहाँ पर व्याख्यान कर बताना होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट, ग्राम विकास की दृष्टि से सामूहिक विकास योजना प्रारंभ की गई। सेकेंड पॉइंट, उनके माध्यम से कृषि तकनीकी को बदलना, जल सिंचाई बढ़ाना, शिक्षा का प्रसार करना, भूमि सुधार कानून मंजूर करना जैसी योजनाएं बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, इन योजनाओं के अनुसार कृषि उपज बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार करना प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण भाग में आर्थिक विकास को वरीयता देने का निश्चय किया गया। इसके अलावा सरकार ने ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य करने प्रारंभ किए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
ग्राम पंचायत की संरचना में सभी जातियों जनजातियों के लोगों को समाहित करने की शुरुआत की गई और इसके अनुसार ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के अधिकार में बढ़ाए गए। तो इस तरह से हम जो है भारत के स्वतंत्रोत्तर अर्थात स्वतंत्रता के बाद के कालखंड का व्याख्यान आसानी से कर सकते हैं।